Hello students, so welcome back. This is the first lecture in the series of irrigation engineering, and I am happy to announce that as per the orders from the Honorable CM of Rajasthan, आप लोगों के फाइनल सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल हो चुके हैं। तो बहुत ही अद्भुत घटना हुई है, ऐसा है आप लोगों के लिए। अब जहाँ तक कि अब हमारी लेक्चर सीरीज़ का सवाल है, तो जैसी चल रही है वो वैसी चलती रहेगी। मैं इस बार कोशिश करूँगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, तो ज़्यादा कोशिश रहेगी कि रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को अपलोड करता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार मैंने बोर्ड का पैटर्न भी चेंज किया है। बोर्ड के पैटर्न में मैंने क्या चेंज किया है, पिछली बार काफ़ी छोटा छोटा सा हो जाया करता था यहाँ पे। सो व्हाट आई हैव थॉट इज़ दैट नाउ आई एम गोइंग टू attempt one question and then solve this question and then a single question on a single board. I'm going to do that so that you can easily, the problem of visibility can also be solved. Moving forward, let's start with the lecture series on irrigation engineering and hydrology. Okay, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि विच आर द मेथड्स, कौन से ऐसे तरीके होते हैं इरिगेशन के जो रोलिंग फील्ड्स में उपयोग किए जाते हैं। रोलिंग फील्ड्स में उपयोग किए जाते हैं। देखिए, फील्ड या तो प्लेन हो सकती है, समतल एक ही तले की, ऐसा है, या तो फील्ड ढलान वाली हो सकती है, रोलिंग हो सकती है, ऐसा है। तो इसमें पूछा गया है कि रोलिंग फील्ड में कौन सा बेस्ट तरीका है। देखिए, तरीके तो दो चार हैं जो कि रोलिंग फील्ड में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन कौन सा बेस्ट तरीका है उसके बारे में बताइए। ठीक है, हम शुरू करते हैं। यहाँ पे बोर्ड में आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई हैं। तो ये बेसिकली 7 तरीके होते हैं जिससे इरिगेशन किया जाता है। ठीक है, पहला तरीका होता है फ्री फ्लडिंग। अब मैं एक एक करके सारे तरीके आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको अंत में बताऊंगा कि रोलिंग फील्ड के लिए बेस्ट तरीका कौन सा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्री फ्लडिंग मतलब क्या? फ्री इन द सेंस कि ऐसी फ्लडिंग जिस पे कोई कंट्रोल नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि देयर इज़ अ मेन कैनाल। एक मेन कैनाल होता है हमारे पास, जिसको एक हाइट पर रखा जाता है। उसके साइड से हम लोग सब्सिडरी कैनाल को निकालने की शुरुआत करते हैं। जैसे ये एक मेन कैनाल है, इस मेन कैनाल के साइड से एक सब्सिडरी कैनाल हो गया, ये दूसरा सब्सिडरी कैनाल हो गया, इस जैसे बहुत सारे सब्सिडरी। अब पानी जा रहा है ऐसा, ठीक है, और ये जो है ना, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये सब कैनाल हमने बना ली। अभी जो ग्राउंड है, इसकी जो स्लोप है ये इस डायरेक्शन में, यानी ऐसा ढलान है, इसके ऊपर से कैनाल पास कर रहा है और इसका पानी जो है वो नीचे बह रहा है, ये बात है। तो ये पानी जो है ये शिफ्ट होके यहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा, है ना। अब क्या है, हम क्या करते हैं, ये हमारे पास मान लीजिए MC यानी मेन कैनाल, ये है SC यानी सब्सिडरी कैनाल। तो हम क्या करेंगे कि इन्हीं कैनाल्स में जगह जगह पे आउटलेट्स बना देंगे। यहाँ पे एक आउटलेट बना दिया, यहाँ पे एक आउटलेट बना दिया। ये जो आउटलेट्स हैं, इनसे ये पानी बाहर निकलने लगेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये आउटलेट से ये पानी बाहर साइड में मूव कर रहा है ना। तो ये बोथ दीज कैनाल में जो पानी जो आ रहा है, ये जो फील्ड है हमारे पास, ये खेत है, यहाँ पे पानी आ रहा है, इन आउटलेट्स के थ्रू पानी यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस फील्ड के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल, इस पानी के बहाव के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जितना पानी मेन कैनाल में आएगा उससे ज़्यादा उतना ही पानी सब्सिडरी कैनाल में जाएगा और उस हिसाब से आउटलेट से पानी यहाँ पे जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग को वाइल्ड फ्लडिंग भी कहते हैं। फ्री फ्लडिंग इज मोस्टली यूज फॉर पास्चर लैंड। पास्चर लैंड यानी वो लैंड जहाँ पे भूसा या चारा, जानवरों को खिलाने का जो होता है खाना, उसके लिए जो फसल उगाई जाती है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द सेकंड वन इज द चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग जैसे कि आपका नाम कह रहा है, चेक इन द सेंस, अब क्या करेंगे, पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न यही रहने वाला है। देखिए इसमें बदलाव क्या आते हैं। इसमें बदलाव ये आता है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, चेक्स बना देंगे। चेक्स इन द सेंस लेवीज बना देंगे। लेवीज यानी मेड़। आप अगर गांव से रिलेटेड है, आपको पता होगा मेड़ क्या होती है। ये देखिए मेड़ ऐसी होती है, यानी थोड़ी सी मिट्टी को लेके उसको क्या करेंगे, उठा देंगे मिट्टी को। जब मिट्टी उठ जाएगी तब क्या होगा ना कि अब ये
फील्ड पे जो पानी आएगा वो है कुछ अलग, ये फील्ड का पानी कुछ अलग है, इस फील्ड में अलग आएगा, इस फील्ड, तो एक कंट्रोल थोड़ा सा बढ़ा हमारे पास, ठीक है। तो इन्हें हम लोग इंग्लिश की भाषा में कहते हैं लेवी, LEEVE, लेवी कहते हैं इसको, या बंड कह सकते हैं, जो भी है। तो लेवी कहते हैं, लेवी टाइप की चीजें बना देंगे और उससे पानी कंट्रोल हो जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ फ्लडिंग इज नोन एज चेक फ्लडिंग। अब देखना मेरी बात, अब मैंने तो एक ही फिगर में दोनों को शो कर दिया, आपको दो अलग अलग फिगर्स को बनाना है, फ्री फ्लडिंग के लिए अलग, चेक फ्लडिंग के लिए अलग आपको बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ फ्लडिंग इज नोन एज बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग क्या होती है? इसमें देखिए, इसमें बहुत अजीब सा फिनोमेना है। इसमें क्या सब्सिडरी कैनाल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है कि मेन कैनाल है, मेन कैनाल से डायरेक्टली पानी जो है वो फील्ड पे जा रहा है, लेकिन इस बड़ी सी फील्ड के ऊपर ये ऐसी बॉर्डर्स बना दी हमने। ये फील्ड है, इसके ऊपर ऐसी ये बॉर्डर्स हैं, दीज आर द बॉर्डर्स ऑन द फील्ड, एंड दिस इज एन आउटलेट इन द मेन कैनाल। मेन कैनाल में ही आउटलेट बना दो तो पानी मेन कैनाल से ही फील्ड पे जाना शुरू हो जाएगा, ऐसा है। और इसी फील्ड पे हमने इन्हें बना दिया, दीज बोथ ऑफ दीज आर नोन एज बॉर्डर्स। ये हो गया हमारे पास, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉर्डर फ्लडिंग, ये से कहते हैं बॉर्डर फ्लडिंग। हमारे पास थोड़ा और कंट्रोल बढ़ जाएगा, बड़ी फील्ड्स के केस में इसका उपयोग किया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, चौथे प्रकार की फ्लडिंग होती है बेसिन फ्लडिंग। अब बेसिन फ्लडिंग में देखिए एक अलग सा फिनोमेना है। ये देखिए, इन तीनों टाइप की फ्लडिंग के लिए नेचुरल जो ग्राउंड स्लोप होती है वो स्टीप होनी चाहिए, उस डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी रोलिंग फील्ड्स के लिए तो ये तीनों के तीनों ही एप्लीकेबल है हमारे पास। अब हम आते हैं बॉर्डर और बेसिन फ्लडिंग पे। तो बेसिन फ्लडिंग को आप समझो क्या होता है। बेसिन फ्लडिंग ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि यही मेन कैनाल तो वैसी की वैसी रहने वाली है हमारे पास। अब मेन कैनाल से हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन इज दैट वी आर टेकिंग द वाटर फ्रॉम द मेन कैनाल एंड वी आर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन अ बेसिन, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन अ बेसिन। इस बेसिन में वो पानी सीधे आके यहाँ पे गिर जाएगा यहाँ पे पानी। अब इस बेसिन के अंदर क्या लगा है? पेड़। क्या लगा है? पेड़। और ये जो पेड़ है ये ऑर्चर्ड के पेड़ होते हैं, ऑर्चर्ड के पेड़ होते हैं हमारे पास। बेसिकली ऐसी जगहें जहाँ पे उस पर्टिकुलर पेड़ की पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाए, ऐसा है। तो उस टाइप के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दिस इज नोन एज बेसिन फ्लडिंग, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि बेसिन फ्लडिंग एक बेसिकली सोफिस्टिकेशन बढ़ गया हमारे पास, एक ही प्लांट के ऊपर फोकस ज़्यादा होगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, फरो फ्लडिंग। फरो फ्लडिंग क्या होती है वो भी देख लो। फरो फ्लडिंग क्या होती है? अब ये बेसिन फ्लडिंग हटाओ। फरो फ्लडिंग इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट वन, दैट इज फ्री फ्लडिंग, लेकिन इसमें दोनों का देखिए तरीका सेम है, लेकिन चीज़ों को देखने का आप तरीका देखो। मेन कैनाल, सब्सिडरी कैनाल। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? फरो फ्लडिंग को। सब्सिडरी कैनाल वहां पे क्या कर रहा था फ्री फ्लडिंग में कि हमने आउटलेट बनाए थे और आउटलेट से पानी निकल रहा था। अब सब्सिडरी कैनाल क्या करेगा? अब सब्सिडरी कैनाल ये करेगा कि इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं यहां पे, तो क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा नजर आएगा। अब समझना मेरी बात को, पानी जा रहा है ऐसा, लेकिन पानी इसको ओवरटॉप नहीं करेगा, पानी के लिए आउटलेट नहीं बनाए जाएंगे। पानी क्या है? नीचे से परकुलेट होगा, जमीन के अंदर जाएगा पानी यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात? यानी पानी जो इसके अंदर जा रहा है वो जमीन के अंदर, ये तो फील्ड है हमारे पास, ये सब जमीन है इस साइड में, है ना। तो पानी इस फील्ड के अंदर परकुलेट होगा। दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज फरो फ्लडिंग। अब फरो फ्लडिंग के बाद आते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन पे। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन इज अ वेरी स्पेशलाइज काइंड ऑफ इरिगेशन। बहुत जगह देखा होगा आप लोगों ने, लोग अपने खेतों में स्प्रिंकलर्स लगा देते हैं। स्प्रिंकलर यानी वही पिचकारी टाइप की चीज़ है, पानी नीचे से आता है ड्रिप से, उस स्प्रिंकलर वो क्या करता है? घूमता है और प्रेशर से उस पानी को हवा में छोड़ता है, ऐसा। तो वो जो पानी हवा में गया वो पानी क्या करेगा? पूरी की पूरी फील्ड को वो कर लेगा, कवर कर लेगा, यानी इसकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। अब एफिशिएंसीज के बारे में मैं आगे बात करूंगा आगे लेक्चर्स में, अभी आप बस इतना समझो एप्लीकेशन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि इर्रेगुलर टोपोग्राफी के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी ऐसी टोपोग्राफी जिसमें उबड़ खाबड़ ज़मीन है उसके लिए स्प्रिंकलर काफ़ी बढ़िया काम देता है।
एक और चीज़ होती है कि एक अचंभे वाली चीज़ ये है कि ऐसी फील्ड जिसमें या तो परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो या तो परमेबिलिटी बहुत कम हो, उस प्रकार की फील्ड के लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको। ठीक है, आते हैं लास्ट टाइप की इरिगेशन पे, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? स्प्रिंकलर जैसा ही होता है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। इसमें क्या होता है कि व्हाट वी डू इज़, जैसे ये हमारा मेन कैनाल है, मेन कैनाल से हम क्या करते हैं, छोटी छोटी ड्रिप्स इन द सेंस आपने क्या किया कि जैसे मान लो कि ये ज़मीन की सतह है, इस ज़मीन की सतह के ऊपर ये मैंने पेड़ यहाँ पे उगा रखा है, इस पेड़ की जड़ें ये हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस ज़मीन के अंदर कुछ डेप्थ पे मैंने क्या किया, मैंने पाइप को बिछा दिया। अभी जो पाइप बिछा है, ये पाइप के अंदर मैंने बना दिए पोर्स बना दिए। तो ये पाइप क्या करेगा, पानी, इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, तो ये पानी क्या करेगा, बाहर निकलेगा, इन पोर्स के माध्यम से बाहर निकलेगा ये पानी, और ये पानी धीरे से चला जाएगा ऊपर उठ के इनकी रूट्स में। तो दिस काइंड ऑफ इरिगेशन इज नोन एज ड्रिप इरिगेशन। क्या कहते हैं इसे? ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा इरिगेशन का मेथड है, लेकिन उसके लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि पहले ज़मीन खोदो, फिर ज़मीन खोद के उसके अंदर उसको क्या बोलते हैं, ड्रिप्स को डालो, उसके बाद उनका प्रेशर मेंटेन रखना काफ़ी कॉस्टली है, सोफिस्टिकेटेड मेथड है। जितना ज़्यादा सोफिस्टिकेशन उतना ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो ऑल दीज आर द मेथड्स ऑफ इरिगेशन जिसके बारे में आपको बताना चाहता था। जो इस क्वेश्चन का आंसर है, दिस इज बॉर्डर फ्लडिंग, क्योंकि बॉर्डर फ्लडिंग इज द बेस्ट मेथड। बॉर्डर फ्लडिंग इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि हमारे पास उसमें पानी का जो कंट्रोल है वो मेन कैनाल से डायरेक्ट कंट्रोल है, पहली बात तो पानी का, और रोलिंग फील्ड्स जो होती हैं वो बेसिकली मोस्टली ज़्यादा छोटी नहीं होती, काफ़ी बड़ी होती हैं। तो इस वजह से वहाँ पे बॉर्डर्स बना के ज़्यादा अच्छा कंट्रोल स्थापित किया जा सकता है पानी के ऊपर। हम तो बस ये कोशिश करेंगे कि पानी कंट्रोल्ड मैनर में फील्ड तक जाए, है ना। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ वाटर विच इज़ यूज्ड इन द फील्ड, यानी फील्ड में जो क्वालिटी ऑफ वाटर होती है वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ब्रॉडली 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जो ये यहाँ लिखे हुए हैं। अब इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेडिमेंट्स प्रेजेंट इन वाटर, सेडिमेंट्स यानी वो तत्व जो पानी के साथ बह के आ गए हैं और वो कहीं पे सेटल करने का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्स। तो देखिए, अगर सेडिमेंट्स पानी में ज़्यादा होंगे और वो एक सैंडी सॉइल के ऊपर जाके सेटल कर जाए तो क्या होंगे कि उसके वॉइड्स को ब्लॉक कर देगा, उसकी परमेबिलिटी को ख़त्म कर देगा, उसकी फर्टिलिटी को कम कर देगा। लेकिन अगर वही सेडिमेंट किसी क्लेई सॉइल पे जाके सेटल हो जाए तो वो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देगा। तो ये रहता है, सैंडी सॉइल में सेडिमेंट होने से फर्टिलिटी कम होती है, क्लेई सॉइल में सेडिमेंट होने से फर्टिलिटी बढ़ जाती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक पानी है जिसमें सॉल्ट ज़्यादा है और अगर मेरे पास एक पानी है जिसमें सॉल्ट कम है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, इसके जो सॉल्ट्स होते हैं ये काफ़ी हानिकारक होते हैं पानी के लिए। ठीक है, इनकी अगर कंसंट्रेशन 700 ppm से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 700 ppm से 2000 ppm के बीच में है तो ये है कि ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा, और 2000 ppm से भी ज़्यादा अगर हो जाए तो ये होगा कि उस प्रकार के पानी को हम कभी उपयोग नहीं कर सकते, ऐसा है। अब ppm यानी होता है मिलीग्राम पर लीटर, एक कंसंट्रेशन को मेजर करने का यूनिट है। मोस्टली सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक डाई आयोनिक टेस्टर नाम की मशीन होती है, जिसको पानी के अंदर डाला जाता है और पानी की कंडक्टिविटी को निकाला जाता है। कंडक्टिविटी को निकालने का जो यूनिट होता है, दैट यूनिट इज माइक्रोमो पर सेंटीमीटर, ये होता है यूनिट हमारे पास। अब जो कंडक्टिविटी आएगी उसकी कुछ वैल्यूज़ होंगी। तो 4 कैटेगरीज बनती है हमारे पास कंडक्टिविटी की। पहली होती है 200 से 250, दूसरी होती है 250 से 750, तीसरी होती है हमारे पास 750 से 2250, और चौथी होती है ग्रेटर देन 2250 माइक्रोमोस में। तो इन 4 कैटेगरीज का ये खासियत होती है कि पहली कैटेगरी में ऐसा होगा
कि वो जो पानी होगा जिसके अंदर इतने माइक्रोमोल्स के कंसंट्रेशन मिला है, उस पानी को हम सभी प्रकार की सॉइल्स के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो होगा इसमें 250 से लेकर 750 के बीच में जो होगा, उसमें क्या होगा कि हम सॉइल को उपयोग तो कर सकते, पानी को उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन लीचिंग के बाद, मतलब हमें लीचिंग करनी पड़ेगी इस प्रकार के पानी के लिए, ऐसा है। ठीक है, लीचिंग क्या है इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ट्रीटमेंट होता है इरिगेशन में, सॉल्ट के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए लीचिंग की जाती है। ठीक है, तीसरा होता है 750 से लेकर 2250। इस प्रकार के पानी के लिए क्या करना पड़ता है कि लीचिंग करने के बावजूद इस प्रकार के पानी को सिर्फ कुछ टाइप की क्रॉप्स के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे वो जो क्रॉप्स होती हैं, पास्चर्स के लिए जो क्रॉप्स होती हैं, इस प्रकार की क्रॉप के लिए उपयोग किया जा सकता है इस प्रकार के पानी को। और आखिरी होता है जिसकी कंडक्टिविटी 2250 से ज़्यादा हो जाए, उस केस में क्या होगा कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वो पानी यूजलेस है, उस पानी का इरिगेशन में उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड तीसरे पॉइंट पे आते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन प्रेजेंट इन द वाटर। तो देखिए सोडियम आयन मोस्टली 5% से भी कम होता है। सॉल्ट के कंसंट्रेशन की अगर बात की जाए तो सोडियम आयन जो होता है वो 5% से भी कम होता है किसी भी उसमें इरिगेशन वाटर में। अगर वो 5% से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा कि वो परमेबिलिटी को घटा देगा सॉइल की, जिससे उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी सॉइल की, और उसके पीएच को क्या कर देगा, पीएच को भी इफेक्ट करेगा, ऐसा है। तो जिसकी वजह से सॉइल क्या करेगा, सॉइल उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, क्रॉप्स अच्छी नहीं दे पाएगा और उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो सोडियम को मोस्टली, सोडियम आयन के कंसंट्रेशन को मोस्टली रिप्रेजेंट करने के लिए एक पैरामीटर यूज होता है जिसे हम लोग कहते हैं SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है हमारे पास, ये इसका फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला, आप इसको नोट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला है आप लोगों के लिए ये वाला। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो इज अ फॉर्मूला इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सारे जो है ये हमें मिली इक्विवेलेंट पर मिलियन के टर्म्स में होते हैं। मिली इक्विवेलेंट पर मिलियन के टर्म्स में होते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये टर्म याद रखना है, क्या यूटिलिटी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, क्योंकि इस लेवल पे इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको ये सारी वैल्यूज़ को गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि SAR की वैल्यू क्या है। मैं अपने टेलीग्राम पेज पे एक ना एक क्वेश्चन डालूंगा इसके ऊपर, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम की पेज की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, तो अपने फ्रेंड्स से आगे से आगे अपने फ्रेंड्स को उसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इस SAR की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अब इस SAR की वैल्यू यानी सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू के बेसिस पे भी 4 कैटेगरीज हमारे पास बनती हैं। पहली कैटेगरी होती है हमारे पास 10 से 18, दूसरी होती है 18 से 26 और तीसरी होती है 26 से ज़्यादा। एक होती है पहली होती है 10 से कम, दूसरी होती है 10 से 18, तीसरी होती है 18 से 26 और आखिरी होती है 26 से ज़्यादा। ये 4 कैटेगरीज होती है हमारे पास, और इनका भी कैटेगराइजेशन वैसे ही होता है जैसे माइक्रोमोज के केस में हुआ था। माइक्रोमोज में भी जो मैंने बताया था ना चारों कैटेगरीज के लिए, वही होती है कि इसको हर प्रकार की सॉइल के लिए उपयोग कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करके हर प्रकार की सॉइल के लिए उपयोग कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करके कुछ सॉइल के लिए उपयोग कर सकते हैं, और ये यूजलेस होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल विच आई वुड लाइक टू टेल in this lecture. Hope you people enjoyed it. Hope you people enjoyed the new concept. जिस तरीके से मैं अब कर रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन को लेके उस कॉन्सेप्ट को ब्रॉडली कवर करने की कोशिश करूँगा, ऐसा है, जिससे क्या रहे कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन उस एक क्वेश्चन के सोल्यूशन में ही कवर हो जाए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई एम गोइंग टू मीट यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. आई विल बी मीटिंग यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.